अंतिम दिनों में ये वीडियो एग्जाम पर डायरेक्ट प्रहार करेगी। 6 से 7 सितंबर को होने वाला यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम देने वाले हर भाई हर बहन हर शेर हर शेरनी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत है। क्लिक किया है तो कुछ सोचकर ही क्लिक किया होगा, तो कुछ सोचकर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो पहले ही प्रश्न की बात कर लें, सभी साथी देखेंगे। कह रहा है साथियों कि आलू के उत्पादन में भारत में जो उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। साथियों, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये प्रश्न है और बताइएगा कि भाई यूपी जीके का ये प्रश्न है। सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, हर एक विषय के क्वेश्चन कवर करेंगे, चाहे वो संविधान हो, इकोनॉमी हो, जीएस हो, जनरल अवेयरनेस हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो या फिर हिस्ट्री हो। तो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में 30 से 35 मिनट की वीडियो होगी। तो सभी साथी धैर्य बनाए देखते रहना और इन क्वेश्चनों को गेस करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि भाई आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। यदि आप ये वीडियो एग्जाम के कुछ समय पहले या कुछ घंटे पहले या फिर कुछ दिन पहले देख रहे हैं तो आप भाई बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम हॉल में फ़ायदा होगा, ठीक है, यानी कि लाभ होगा। तो चलिए पहले ही प्रश्न की बात करें तो भाई यहाँ कहा है कि उत्तर प्रदेश का स्थान जो है आलू उत्पादन की दृष्टि में भाई भारत में कौन सा स्थान है, तो आप क्या बताएंगे। यदि सभी कभी भी आलू उत्पादन की दृष्टिकोण से बात करें तो आप क्या बताते हैं। यदि ऑप्शन 9 नंबर का हमारा ए बताते हैं पहला, तो बिल्कुल सही होंगे। साथियों, जो आलू उत्पादन के दृष्टिकोण में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान है वो पहला है, यानी कि ऑप्शन ए फॉर इसका पहला आंसर जाएगा। ऑप्शन 9 नंबर का जो हमारा जाएगा उत्तर प्रदेश में। गन्ना उत्पादन का पूछे तो भी आप बताएंगे, गन्ना उत्पादन का पूछे तब भी आप उत्तर प्रदेश बताएंगे, और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तब भी आप उत्तर प्रदेश बताएंगे। हर एक प्रश्न को कवर करेंगे बहुत स्पीड से और सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। तो चीनी का कटोरा पूछे या गन्ना उत्पादन पूछे या फिर आलू उत्पादन पूछे तब भी आप जो है पहला स्थान बताना बिना कुछ सोचे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 नंबर प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कह रहा है भाई कि लाठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। साथियों, लाठमार होली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन जो है 10 नंबर का हमारा बरसाना बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। बरसाना में जो है लाठमार होली खेली जाती है। सी फॉर इसका क्लियर आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो में अच्छी है, ठीक है, वीडियो अच्छी है और आपकी वीडियो लाइक कर दिया मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। 11 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिएगा इन प्रश्नों को और बताइएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है। साथियों, जब कभी पूछे कि कलिंग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो आप क्या बताएंगे। जो कलिंग पुरस्कार हमारा होता है ये भैया जो है विज्ञान के क्षेत्र में और ज्ञान का प्रसार करने हेतु जो है ये कलिंग पुरस्कार संबंधित होता है। ऑप्शन बी फॉर इसका बिल्कुल सा अच्छा सा आंसर होगा, बढ़िया सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। हर एक प्रश्न में बहुत ही कम टाइम लेंगे, जितना हो सकेगा उतना कम टाइम लेंगे। तो हर भाई हर बहन जुड़े हैं तो भाई एक बार ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि आपकी वीडियो है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक जो है योगदान किसका है। साथियों, जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है साथियों, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 12 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऑप्शन ए विक्रम साराभाई बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक जिसका योगदान है वो विक्रम साराभाई है। ऑप्शन ए फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा, ठीक है साथियों। तो हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा आपको लगना चाहिए कि हम किसी एग्जाम हॉल में बैठे हैं और प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, हमसे पहले ही आप इसका आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। चलिए साथियों, कह रहा है कि किस पदार्थ के ऊपर वाष्प के गुजरने से पदार्थ अप्रभावित रहता है। साथियों, किस पदार्थ के ऊपर जो है वाष्प गुजरने से पदार्थ जो है अप्रभावित रहता है। क्या एल्युमिनियम, तांबा, कार्बन या फिर चांदी। यदि आप ऑप्शन 13 नंबर का ऑप्शन जो हमारा सिल्वर बताते हैं यानी कि चांदी बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। तो भैया 13 नंबर का ऑप्शन डी जाएगा। डी फॉर जो है दिल से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, ठीक है। डी फॉर जो है दिल से लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपके एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी रही होगी, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें। कह रहा है कि विदर्भ है ये भारत के प्रादेशिक नाम हैं और यह जो है किसका अंग है। साथियों, विदर्भ जो है यह भारत का एक जो है भारत में एक प्रादेशिक नाम है और यह जो है किसका अंग है, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप ऑप्शन 14 नंबर का ऑप्शन महाराष्ट्र का एक अंग है। क्या है, विदर्भ जो है ये जो है भारत में एक प्रादेशिक नाम है जो कि महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ, यानी कि ऑप्शन बी फॉर इसका बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों 15 की बात कर लें। 15 नंबर प्रश्न आपको शायद स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है
आपके देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, क्वेश्चन हम उन्हीं कराएंगे, बस आपको ध्यान बना रखना है। यदि आपको जल्दी से चाहिए वीडियो तो आप जो है वीडियो की स्पीड थोड़ा सा हाई कर सकते हैं, बाकी आपको समझाते हुए चलेंगे और क्वेश्चन को बताते हुए चलेंगे। चलिए, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है पटसन उत्पादक है साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई सर्वाधिक पटसन उत्पादक है तो आप क्या बताएंगे? यदि 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल बताते हैं। पीबी जो है हमारा जो है भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक है राज्य है, इस बात को ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल। दी फार दिल से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 16 की बात कर लें। 16 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा साथियों कि कविबाड़ निवासी था साथियों। ये जो कविबाड़ हमारा है ये निवासी था, कहाँ का था तो जल्दी से बताइएगा। जो कविबाड़ था ये निवासी था क्या थानेश्वर का था या फिर पाटलिपुत्र भोजपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया 16 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन थानेश्वर बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। थानेश्वर में भाई कविबाड़ जो है थानेश्वर का निवासी था। ऑप्शन बी फार इसका बिल्कुल सा अच्छा सा प्यारा सा आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 17 की बात करें। इस प्रश्न को आप आंसर देने का जल्दी से प्रयास कीजिएगा, बिना ऑप्शन देखे जल्दी से प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की कि भैया भारतीय संविधान सभा का अंगीकृत किया गया साथियों, क्या बताएं जल्दी से? क्या ऑप्शन आपका सही होगा? आप अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखते हैं कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको कि भाई जो है हमारा ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा? तो अभी देखते हैं, ठीक है। ये 17 नंबर का आप सभी ऑप्शन भाई ए बताए हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। 17 नंबर का जो ऑप्शन जाएगा वो 26 नवंबर 1949 को भैया संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, यानी कि संविधान को एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर बाकायदा दिख रहा होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। विश्व मानवाधिकार दिवस साथियों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस? तो यदि आप ऑप्शन 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी 10 दिसंबर बताते हैं तो बिल्कुल सही होगा। डी फॉर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को भैया विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे बाकायदा दिख रहा होगा, देखिएगा कि भाई भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह जो है क्या कर सके साथियों। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार भी नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके, क्या क्षमा प्रदान कर सके। यदि आप ऑप्शन 19 नंबर का ए बताते हैं तो बिल्कुल आप गलत होंगे। भैया क्षमा प्रदान करना ही राष्ट्रपति का जो है अधिकार होता है, ठीक है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए? भाई ये भैया आपातकाल की घोषणा ये भी कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति, और अध्यादेश जारी कर सकता है ये भी। लेकिन भैया हमारा जो होगा हमारा 20 का करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, वो साथियों हमारा जो होगा वो भैया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकता क्या जो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी फार इसका बिल्कुल सा अच्छा सा आंसर होगा। और बताइएगा कि हमारा जो आंसर है वो साथियों किसके साथ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बन रहा है, अब बन जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे साथियों, चलिए बहुत अच्छा बात, बिग सारा आंसर जाएगा। बाकी मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पर आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं ये कोई मेरी फीस नहीं है, ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कांटेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर एक अच्छे से दिख रहा होगा, तो बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों। जो 20 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है साथियों। किसका उदाहरण है? जो जीवन बीमा निगम है ये किसका उदाहरण है, यानी कि एग्जाम्पल है। तो आप क्या बताते हैं? यदि आप ऑप्शन 20 नंबर का निवेश बैंक का तो बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो जीवन बीमा है ये एक निवेश बैंक का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी फार एकदम अच्छा क्लियर सा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लें। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है साथियों। जब पूछेगा कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो आप क्या बताएंगे? यदि आप 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी एंजाइम बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो एंजाइम है साथियों ये जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन सी फार एकदम क्लियर सा आंसर होगा। चलिए
बाकी क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 22 नंबर बाकी प्रश्न की। आप सभी साथी देख सकते हैं कि हमारा जो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस जो है ये मुख्यतः होती है कैसी होती है भाई। जो वाहनों से प्रदूषित गैस निकलती है वो कैसी होती है, तो बताइएगा कमेंट में, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। वाहनों से निकलने वाली जो प्रदूषित गैस होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लें। 23 नंबर कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भैया हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं तो आप क्या बताएंगे। तारामंडल समझ रहे हैं साथियों, तो तारामंडल कितने हैं जल्दी से बताइएगा। आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यदि नहीं पढ़ा है तो इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ कि भाई जो अंतरिक्ष में हमारे हैं वो है 89 तारामंडल है। 89 जो है 89 तारामंडल जो है हमारे कहाँ है भाई, सौरमंडल में है। ऑप्शन सी 5 का अच्छा है आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 24 नंबर प्रश्न की। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप सभी देखेंगे कि भैया वीडियो पर जुड़े हैं तो भाई जुड़े रहना, क्योंकि भाई आधी अधूरी क्लास और आधा अधूरा ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक साबित होता है। तो हर भाई हर बहन हर शहर हर सैनिक जुड़े हैं तो ईमानदारी से जुड़े रहना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई सब्र का फल जो है हमेशा मीठा होता है। चलिए तो कह रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। साथियों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका ये एक लाइक हमारे लिए एक अच्छा सा मोटिवेशन, एक दवाई के रूप में भाई करता है, मोटिवेशन हमें देता है ये लाइक आपका। ठीक है तो आप लाइक कर दीजिए, आपसे यही लूँगा और बाकी कुछ नहीं लूँगा। ठीक है तो लाइक कर देना आप, बाकी आपको निःशुल्क जो है हमारे यहाँ पर जो क्लासेज मिल रही हैं आप जानते ही हैं। ठीक है चलिए पृथ्वी के चारों ओर जो है गैसों के समूह को क्या कहते हैं। साथियों जब कभी पूछे कि भाई पृथ्वी के चारों ओर जो ढका आवरण है, आवरण यानी कि गैसों का समूह है, गैसों के आवरण है, उससे क्या कहते हैं तो आप क्या बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है हमारा साथियों, ऑप्शन साथियों यदि क्या बताते हैं 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन वायुमंडल बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे भैया। पृथ्वी की ओर जो चारों ओर से वायुमंडल का ढका हुआ आवरण है उसी को हम कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन सी 5 का अच्छा सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लें 25 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस साथियों कह रहा है कि वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस जातियों कब मनाया जाता है तो आप क्या बताएंगे। विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है, हीमोफीलिया दिवस जो है कब मनाया जाता है तो आप यदि 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 17 अप्रैल बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। मैं कहूँगा कि आप भैया बिल्कुल सही होंगे। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। चलिए साथियों ये क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछने के चांसेज यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, तो आप भाई कहूँगा कि बिना भैया रुकावट बिना रुकावट के इस वीडियो को देखेंगे और बिना कुछ कहे। ठीक है चलिए यहाँ पर कह रहा 26 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान उपग्रह जो है आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। साथियों भारत जो प्रथम भारतीय उपग्रह था ये कब छोड़ा गया तो आप क्या बताएंगे। तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों 19 अप्रैल 1975 बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। मैं कहूँगा कि 19 अप्रैल 1975 बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। जो प्रथम भारतीय उपग्रह था तो आप क्या कहेंगे आर्यभट्ट था, और ये भाई कब छोड़ा गया तो आप 19 अप्रैल 1975 बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन बी 5 का बिल्कुल साफ बढ़िया सा आंसर होगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों मैं कहूँगा उससे पहले कि भाई कमेंट में बात थम्स अप नहीं मारा है, आप लोगों ने थम्स अप दे दीजिए, जिससे मुझे आपका एक थम्स अप मुझे बहुत मोटिवेशन के रूप में फ़ायदा करता है। बाकी माई नेम इज ट्रेड सुनो, इसको पढ़िएगा कि माई नेम इज ट्रेड सुनो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन से हैं साथियों। माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी पुस्तक के चर्चित जो है पुस्तक के लेखक कौन है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों हमारा क्या बताते हैं आरहान जो पामुक थे, इन्होंने भाई माई नेम इज ट्रेड स्नो द ब्लैक बुक जैसी चर्चित पुस्तक लिखी। बाकी क्वेश्चन नंबर ए हमारा इसका अच्छा सा आंसर होगा। चलिए साथियों हमने इस क्वेश्चन को बताया था, आप सभी लोगों ने इस तो भाई आंख मूंद कर बताएंगे। यदि वीडियो देखा है आप लोगों ने तो बता देंगे भाई। जब कभी पूछे कि यूनिक स्टार साथियों किसे कहा जाता है, जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि भैया यूनिक स्टार जो है ये किस ग्रह को कहा जाता है तो आप यदि भाई आंख मूंद कर शुक्र बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सही होंगे। शुक्र ग्रह को भैया यूनिक स्टार। और जब कभी आपके एग्जाम हॉल में पूछ ले कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है तब भी आप आंख मूंद कर शुक्र लगा देना। और यदि आपसे पूछे कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है तब भी आप भाई शुक्र ग्रह को लगा देना। यदि आपसे पूछे कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तब भी आप शुक्र लगा देना। ठीक है चलिए बहुत अच्छी बात है साथियों।
बहुत बढ़िया साथियों। यदि आप लोगों ने इसका आंसर अच्छा दिया तो उसी बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। और 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किया था साथियों। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे यदि आप 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग बताते हैं। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी फॉर इसका बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें। बिग्स ऑफ फायर, भाई इस क्वेश्चन को मैंने बताया कि बिग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी आत्मकथा है साथियों, तो आप क्या बताएंगे जो बिग्स ऑफ फायर है ये किसकी आत्मकथा है। यदि 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं तो मैं कहूँगा भाई बिल्कुल आप सही होंगे। बिग्स ऑफ फायर जो है ये क्या है, एक आत्मकथा है और ये किसकी है भैया, APJ अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन डी फॉर जो है दिल से सब्सक्राइब कर दो, दिल से लाइक कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों आगे बात कर लें। क्वेश्चन नंबर आपको 31 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों को पता होगा मुझे उम्मीद है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि महमूद गजनवी का दरबारी जो है इतिहासकार कौन था साथियों। जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि महमूद गजनवी का दरबारी जो है इतिहासकार कौन था तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है डी बता देते हैं भाई अलबर्नी, बिल्कुल सही होंगे साथियों। जो महमूद गजनवी का दरबारी था वो अलबर्नी था। इस बात को डी फॉर इसका आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी कि जो है SI लागू की गई थी साथियों। जब कभी पूछे कि भैया मात्रकों की SI पद्धति जो है ये लागू की गई थी, कब लागू की गई थी तो आप क्या बताएंगे। यदि 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 1971 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है भाई, जैसे बल की SI पद्धति क्या होती है और कार्य की SI पद्धति क्या होती है, इस तरह की जैसे SI जो मात्रक होते हैं उनकी भैया उनको कब लागू किया गया था SI अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को, तो भैया आप कहेंगे कि 1971 में लागू किया था। बी फॉर इसका बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर साथियों कल 33 नंबर प्रश्न की बात। 33 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। चलिए कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने विधवा जो है विवाह मंडल की स्थापना की साथियों। विधवा विवाह मंडल की स्थापना किसने की। यदि आप 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी MG रनाडे बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। सी फॉर इसका क्लियर सा अच्छा सा आंसर होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लें। 34 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता साथियों क्या थी। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी। यदि आप ऑप्शन 34 नंबर का भू राजस्व बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। यदि आपको एक अपना ऐसा स्कोर कार्ड मजबूत करना है, अच्छा सा स्कोर कार्ड लाना है तो भाई इस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी यूपी ट्रिपल एससी पेट नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए चैनल पे जाइएगा, एक ही प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी यूपी ट्रिपल एससी पेट नाम से, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको बहुत सारी वीडियो मतलब कि 10 से 15 वीडियो हैं, जल्दी से देख डालिए, प्रश्न उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा जीके जीएस पोर्शन से, ठीक है। चलिए हर एक प्रश्न तराशा हुआ लेकर आया हूं तो सभी साथी से कहूंगा कि भाई वीडियो पर बने हैं तो बने रहना, क्योंकि आपके यही जो है वीडियो पर बने रहने से हमारा जो है फ़ायदा होता है। चलिए फ़ायदा क्या, आपका मोटिवेशन मिलता है, मुझे आपका सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, इससे ज़्यादा फ़ायदा क्या ही हो सकता है। चलिए साथियों जो हमारे 36 नंबर प्रश्न की यहाँ पर आपको आगे प्रश्न दिख रहे होंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए ये कहाँ चले जाते हैं बार बार, आज थोड़ा सा समस्या हो रही है साथियों, कोई बात नहीं, लेकिन सभी जानते हैं कि भाई यदि किसी में समय लग रहा है तो शायद वो बहुत अच्छा होगा। चलिए कह रहा है कि 12 मासा जो है, ये 12 मासा जो है की रचना किसने की साथियों। यदि 12 मासा की रचना किसने की, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है तो आप यदि इसका आंसर साथियों क्या बताते हैं, रसखान बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। रसखान जो थे ये 12 मासा की रचना की थी। वहीं इस पर 36 नंबर प्रश्न की बात कर लें। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा साथियों कि भारत में सन 1608 में अंग्रेजों ने पहली जो है फैक्ट्री कहाँ स्थापित की साथियों। जब पूछे कि अंग्रेजों ने सन 1608 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 36 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों सूरत बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की सन 1608 में किसने, अंग्रेजों ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी फॉर इसका अच्छा सा आंसर होगा। और डी फॉर दिल से सब्सक्राइब कर दो बिना कहे। चलिए
साथियों कैसे प्रश्न लग रहे हैं आपको, उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको, इन प्रश्नों का लेवल समझकर आप समझ गए होंगे कि प्रश्न शायद ही एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, लेकिन भाई शायद नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह चुका हूं आपसे। 37 नंबर प्रश्न की बात करें भाई, जबती प्रणाली किसकी उपज थी। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भाई जबती प्रणाली जो है किसकी उपज थी, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 37 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी अकबर बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सही होंगे। जो अकबर थी भैया, ये जबती प्रणाली की उपज थी अकबर आज की। हमारा 37 का डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर होगा। साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लें। 38 नंबर प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। साथियों कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति ईसाई की 7 मूलभूत राशियों में से इसमें से कौन सी 2 राशियां हैं। साथियों चलिए आप लोगों ने 7 मूलभूत जो राशियां पढ़ी नहीं पढ़ी, जल्दी से बता दीजिए। आप लोगों ने 7 मूलभूत जो राशियां हैं हमारी ईसाई पद्धति की, उनको पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जाइए बताइएगा जल्दी। तो यदि 38 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों एक पहला ही बताते हैं तो भाई बल और तथा द्रव्यमान, ये बिल्कुल गलत होगा भाई। और समय तथा विद्युत आवेश, ये भी बिल्कुल गलत होगा। लेकिन भैया इसमें से कौन सी 2 हैं भाई, द्रव्यमान तथा समय, ये भैया बिल्कुल ऑप्शन सी क्लियर होगा। बाकी वेग तथा समय ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी फार बिल्कुल सही होगा। चलिए सी फार बिल्कुल क्लियर आंसर। 39 नंबर प्रश्न की बात करें, विश्व में सर्वाधिक जो है ऊन निर्यात करने वाला पत्तन है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि विश्व में सर्वाधिक ऊन जो है ये निर्यात करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला पत्तन कौन सा है, तो यदि आप ऑप्शन 39 नंबर प्रश्न का क्या बताते हैं, ऑप्शन है सिडनी बताते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। जो सिडनी है साथियों, ये विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यात करने वाला साथियों जो है एक पत्तन है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लें। 40 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्विट्जरलैंड की राजधानी साथियों कहाँ है। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है क्या है, यानी कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। यदि 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आप सभी साथी जो है बर्न बताते हैं भाई, बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। बर्न जो है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऑप्शन बी फॉर बर्न और बी फॉर जो है स्विट्जरलैंड। ठीक है चलिए आप याद कर सकते हैं, नहीं पता था तो मैंने बता दिया। चलिए जब कभी आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह साथियों कहाँ किया, मतलब कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है किससे जुड़ा था, तो आप क्या बताएंगे। यदि आप 41 नंबर का ऑप्शन बी हमारा क्या बताते हैं, तिनकठिया बताते हैं, तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही होंगे। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था ये तिनकठिया था। ऑप्शन बी फार बिल्कुल सही होंगे। और मैं आपको साथियों बता दूं कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया है तो भाई आपसे एक ही और कहूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि भाई आधी अधूरी क्लास और आधा हुआ ज्ञान एग्जाम हॉल में हमेशा खतरनाक होता है और खतरनाक होता आया है और आगे भी होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसमें भाई शुक्रिया मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि आजकल सारी चीज़ें उल्टा हैं। चलिए गांधी ने चंपारण जो सत्याग्रह था ये किस वर्ष से चलाया था, जल्दी से बताइएगा कमेंट में। बाकी क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लें। कह रहा है कि विश्व का पहला अंतरिक्ष जो है ये पर्यटक कौन था। साथियों विश्व का पहला अंतरिक्ष जो है ये पर्यटक कौन था, तो क्या सुनीता विलियम्स थी भाई, बिल्कुल नहीं थी यार। और तो कौन थे भाई, जल्दी से बताइए। 42 नंबर यदि प्रश्न का ऑप्शन साथियों आप सभी साथियों डेनिस टीटो बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। जो डेनिस टीटो हैं ये भैया विश्व के पहले अंतरिक्ष पर्यटक थे। ऑप्शन ए फार इसका अच्छा सा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लें। 43 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। साथियों चलिए इसका आंसर बताइएगा एक बार जोरदार तरीके से। यदि आप नगदी फसल में सम्मिलित, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है चलिए। नगदी फसल जो है ये सम्मिलित नहीं है, किससे नहीं है भैया, गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। तो आगे 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन इसका गेहूं बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होंगे। जो गेहूं है ये नगदी फसल से सम्मिलित नहीं है। बाकी मटर पौधा है साथियों, कैसा पौधा है मटर का, तो कैसा है साथियों। यदि आप भैया साग का पौधा बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होगा। जो मटर का पौधा है एक साग का पौधा है, ना ही पुष्प का है ना ही झाड़ी का है, शायद इनमें से कोई नहीं भाई। साग का पौधा क्या है, मटर का पौधा है। ऑप्शन ए फार इसका अच्छा सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें 45 नंबर प्रश्न की। 45 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे साथियों। चलिए कह रहा है कि बाफना जो है बाफना और बाफना जो है, यहाँ पर 2 बार लिखा बाफना किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नाम है। साथियों बाफना जो है ये किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नाम है। यदि आप ऑप्शन 45 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। बी फार इसका बिल्कुल सा अच्छा सा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर लें 45 की। 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने इसका आंसर भी बताया। 46 नंबर प्रश्न की बात करें, ठीक है।
साथियों कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन जो है यानी कि इमरजेंसी की अवधारणा किस देश से ली गई है। साथियों जब कभी आपके एग्जाम में पूछे कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो इमरजेंसी की जो है अवधारणा है ये किस देश से ली गई है तो आप क्या बताएंगे। तो भैया हम भारतीय संविधान को उधार लिया हुआ संविधान कहते हैं, तो आप ये भी बता दीजिए कि आपातकालीन जो है आपातकालीन की अवधारणा जो है किस देश से लिया है। यदि आप ऑप्शन 46 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन साथियों आप सभी यदि ऑप्शन बी जर्मनी बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। साथियों जर्मनी से जो है ये स्विट्जर आपातकालीन की अवधारणा ली गई है हमारे भारतीय संविधान में। चलिए क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 27 नंबर प्रश्न की, कह रहा है ज्वार के कितने घंटे बाद भाटा आता है। साथियों आप लोगों ने ज्वार भाटा पढ़ा होगा, तो ज्वार के कितने घंटे बाद जो है ये भाटा आता है तो आप क्या बताएंगे। 47 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी 12 घंटा 26 मिनट बाद भाई हमारा जो है ज्वार के बाद जो है भाटा आता है। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन सी फॉर इसका क्लियर सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें। 48 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा। बताइएगा कि महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। साथियों महासागरों और सागरों की लवणता को मापने जो है मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं। यदि आप ऑप्शन जो है 48 नंबर प्रश्न का क्या बताएंगे। 48 नंबर प्रश्न का यदि आप ऑप्शन ए आइसोहेलाइन बताते हैं तो आप बिल्कुल सही होंगे। आइसोहेलाइन जो है ये महासागरों व सागरों की लवणता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को कहते हैं आइसोहेलाइन। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। साथियों किस जो है पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यदि आप जो है 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों ऑप्शन पंचम बताते हैं पंचवर्षीय योजना में, भाई पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो आप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लें। 50 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। साथियों कह रहा है कि जनसंख्या के संबंध में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। साथियों जनसंख्या के संबंध में कौन सा जो वर्ष है ये ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। यदि आप 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी 1921 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। 1921 में भैया जनसंख्या के संबंध में जो है ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता था 1921 में। बाकी क्वेश्चन नंबर साथियों बात कर लें। अब फिर से मैं आप सभी के लिए नए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखिएगा इन क्वेश्चनों को बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात कर लें। साथियों कह रहा है कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। साथियों जब आपके एग्जाम में कभी भी पूछे कि मनुष्य में जो है हीमोग्लोबिन वो किसमें पाया जाता है तो आप क्या बताएंगे। यदि आप साथियों हमारा 11 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं बताते हैं यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं बताते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही होंगे। साथियों लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि RBC बताते हैं तो बिल्कुल साथियों सही होंगे। मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन है वो RBC में पाया जाता है, बी फॉर इसका बिल्कुल सा अच्छा सा आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न की बात कर लें। कह रहा है आपको आप सभी देख सकते हैं कि भैया किसका उपयोग मिट्टी की लवणता जो है एवं क्षारीयता को समस्या की दीर्घकालीन हल है। तो आप यदि 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी जिप्सम बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप सही होंगे। साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। 13 नंबर कह रहा है देखिएगा एक बार। चलिए साथियों कह रहा है अगला प्रश्न कि दक्षिण भारत में सिंचाई का जो है ये मुख्य स्रोत क्या है। साथियों जब कभी आपके पूछ ले कि दक्षिण भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है तो यदि आप ऑप्शन जो है हमारा 13 नंबर का तालाब बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। दक्षिण भारत की बात पूछा है यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखना भाई। दक्षिण भारत की बात पूछा है तो भैया तालाब है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो है हम बात कर लें साथियों 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राग जो है राग मजरी के रचयिता कौन थे। साथियों राग मजरी के रचयिता कौन थे। तो यदि आप ऑप्शन जो हमारा 14 नंबर का क्या बताते हैं जो राग मजरी के रचयिता थे साथियों ये कौन थे। तो यदि आप 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन साथियों क्या बताते हैं देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी बताते हैं जो है पांडुलिक बिट्ठुल। तो आप बिल्कुल सही होंगे साथियों। पांडुलिक जो बिट्ठुल थे ये राग मजरी के रचयिता थे। बाकी 15 नंबर प्रश्न की बात कह रहा है कि ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है। साथियों किससे मापा जाता है ध्वनि प्रबलता को। तो यदि आप ऑप्शन डी जो तरंगदैर्घ्य से मापा जाता है डेसिबल या उसकी चाल से या फिर आयाम से। तो 15 नंबर प्रश्न का यदि आप साथियों डेसिबल बताते हैं तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है वो डेसिबल से मापी जाती है। सी फॉर इसका क्लियर सा अच्छा सा आंसर होगा। सी फॉर कहो ना कि वीडियो अच्छी है और कहो ना कि भाई वीडियो में दम है, मैंने लाइक कर दिया है। बहुत अच्छी बात इस तरह कहते हैं तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। और आप सभी भी जानते हैं प्रश्न कैसे हैं तो इसमें आप सभी का दायित्व है कि भाई लाइक करना आपका दायित्व है और बाकी सब्सक्राइब
करना। यदि आपको अगली वीडियो इसी तरह की चाहिए तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो डॉक्टर सलीम थे साथियों, जो डॉक्टर सलीम थे ये कौन थे, क्या लेखक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, या फिर चिकित्सक थे, या फिर वैज्ञानिक थे साथियों। तो भैया जब 16 नंबर प्रश्न की तरह बात की कि भाई जो डॉक्टर सलीम थे वो एक प्रकार के वैज्ञानिक थे, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन बी फारिस का बिल्कुल सा बढ़िया सा आंसर होगा साथियों। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो डिहाइड्रेशन जो है ये किसकी कमी से होता है साथियों। डिहाइड्रेशन जो है ये किसकी कमी से होता है, तो आप क्या बताएंगे डिहाइड्रेशन जो है ये किसकी कमी से होता है। तो यदि आप ऑप्शन 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए नमक बताते हैं तो बिल्कुल सही होंगे। मैं कहूँगा कि नमक की कमी से भैया डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन ए फारिस का अच्छा सा आंसर होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर बात कर ले हम 18 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पे बाकायदा दिख रहा होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। चलिए कह रहा कि 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था। तो आप क्या बताएंगे, यदि आप ऑप्शन कोलकाता, सूरत, इलाहाबाद या फिर पुणे बताते हैं तो क्या बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। यदि आप 18 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी इलाहाबाद बताते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल सही होंगे। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को कहाँ पढ़ा था, तो मैं कहूँगा कि इलाहाबाद में पढ़ा था। सी फारिस का आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। 19 नंबर प्रश्न आपको आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा होगा कि भैया भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध जो है लगाया था। तो आप क्या बताएंगे भाई, जो है भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर किसने प्रतिबंध लगाया था। यदि आप 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हमारा बी बताते हैं लॉर्ड लिटन, तो बिल्कुल सही होंगे भाई। लॉर्ड लिटन ने भैया भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था। बाकी इसका आंसर जो हमारा होगा 19 नंबर का आंसर बी होगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लें। कह रहा कि शिवाजी तथा मुगलों के बीच का पहला मुकाबला कब हुआ साथियों। शिवाजी तथा मुगलों के बीच का पहला मुकाबला कब हुआ। यदि आप 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सभी साथी ऑप्शन ए सन 1657 बताते हैं तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही होगा साथियों। 1657 में शिवाजी तथा मुगलों के बीच जो है पहला मुकाबला हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए फारिस का अच्छा सा आंसर होगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप सभी बता सकते हैं, और अगली वीडियो में इससे अच्छे भाई प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, बहुत प्रश्न हैं आपके। तो भैया वीडियो 30 मिनट की हो चुकी है, तो आपने 30 मिनट दिए अपने, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आगे से अभी मैं आगे आपको एक अच्छी सी बात बताऊंगा, उससे देख लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले एग्जाम के मात्र 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, यानी कि मुश्किल का 10 से 10 दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम के। तो मैं चाहूँगा भाई आप जो है 2021, 22, 23 के 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट जो है ले लें विद सोल्यूशन के साथ। आपका रिवीजन करने का टाइम है, इसमें ही आपका स्कोर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भाई 10 शिफ्ट के लेकर आया हूँ, जिसमें भाई हर एक सब्जेक्ट है। तो आप मात्र 45 रुपये जो है पे करके इस नंबर पे आप जो है इस PDF को परचेज बाई कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर 45 रुपये जो लिए जा रहे हैं, ये कोई मेरी फीस नहीं है। ये जो टाइपिस्ट जो चार्ज है, ये टाइपिस्ट चार्ज है, जो PDF में टाइपिंग लगा है उसका चार्ज 45 रुपये है। और बाकी आप इस नंबर पर जैसे ही कॉन्टेक्ट करेंगे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, और आपको एक स्कैनर मिलेगा, QR कोड मिलेगा। जैसे आप उस पर पेमेंट करते हैं, आपको तुरंत जो है तत्काल जो है आपको पेमेंट जो है PDF 10 शिफ्ट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और साथ ही में इस क्लास के भी प्रोवाइड कर दी जाएंगे। और तो चाहता हूँ कि भाई सिलेक्शन लेना है तो भाई ईमानदारी से, क्योंकि आज के 45 रुपये आपके इस सिलेक्शन से ज़्यादा मायने रहते। तो भाई आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं।